नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। वन रैंक वन पेंशन पर सियासी पारा थमता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। ये वो सैनिक हैं जो ओआरओपी से संतुष्ट नहीं हैं। वन रैंक वन पेंशन को लेकर धरने पर बैठे पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन कब लागू हुआ तो उनकी शर्तें क्यों नहीं मानी गई। राहुल गांधी को अचानक इन सैनिकों की सुधाई और आज इनसे मुलाकात कर उन्होंने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। क्या कांग्रेस को वाकई पूर्व सैनिकों की चिंता है या नजर उस वोट बैंक पर है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों में एक बड़ी भूमिका निभाई थी? और क्या इस सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो वादे वाकई में पूरे हो गए वन रैंक वन पेंशन पर? आज वन रैंक वन पेंशन की सारी हकीकत, सारी डिटेल्स और इस वक्त जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर हमने एक बहुत बड़ा वेटरन्स का पैनल बुलाया है जिसमें तमाम डिफेंस एक्सपर्ट और सेना में काम कर चुके लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि वाकई क्या है हकीकत। लेकिन हम उनसे बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वन रैंक वन पेंशन मेरे जीवन का सपना था जिसको मैंने पूरा किया। मेरा वादा था, उस वादे को मैंने किया है। सत्ता में आने के 15 महीने के अंदर ही ओआरओपी को लागू कर अपनी पीठ थपथपा रही मोदी सरकार पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद बैकफुट पर है। वन रैंक वन पेंशन योजना से निराश रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी विपक्ष के लिए सियासत चमकाने के बड़े मौके के तौर पर आई है। पहले गिरफ्तारी और फिर पूर्व सैनिकों का दर्द समझने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात। इस मौके पर राहुल ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने सैनिकों की मौत पर सियासत न करने की नसीहत दी। ये हिंदुस्तान का हर जवान, हर जनरल, हर कर्नल, हर कैप्टन जानता है और इस बात को समझता है। नरेंद्र मोदी जी, आप झूठ बोलना बंद करिए, वन रैंक वन पेंशन करिए। जिस प्रकार से मेरे सामने उन्हें घसीटा गया कमरे से बाहर, गलत तरीके से गाली दी गई, उनको पहले उनको पीटा गया, वो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को 10 साल तो कांग्रेस के नेताओं को विशेष रूप से 10 साल तो कोई सहानुभूति थी नहीं जब वो सरकार में थे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के साथ, 10 साल उन्होंने लागू नहीं किया। 24 अप्रैल को जाकर 2014 को चुनाव के दौरान जब आधा चुनाव हो चुका था, एक कमेटी बना दी। तो आज उनकी जो सहानुभूति उभरी है वो केवल राजनीति से प्रेरित है। सवाल है, क्या वाकई ओआरओपी लागू नहीं हुआ? 5 सितंबर 2015 को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ओआरओपी स्कीम का ऐलान किया। 7 नवंबर 2015 को सरकार ने इसे नोटिफाई कर दिया। ओआरओपी को 1 जुलाई 2014 की तारीख से लागू करने का ऐलान किया गया। सरकार पर ओआरओपी लागू करने से 10,000 करोड़ का भार भी पड़ा। हालांकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने माना कि 1 लाख सैनिकों को तकनीकी कारणों से पेंशन नहीं मिल पा रही है, लेकिन 2 महीनों में उन दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा और ओआरओपी का फायदा उन्हें भी मिलने लगेगा। ओआरओपी जो 43 इयर्स नहीं मिल रहा था, वो हम लोगों ने 7,500 करोड़ हर वर्ष का, 11,000 करोड़ अरियर्स और करीबन 23 से 24% इंक्रीज पेंशन में। केवल अभी 1 लाख लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिलना बाकी है और उसमें थोड़ी टेक्निकल पेपर की डिफिकल्टी है। वो सब पूरी अगले 1-2 महीने में हम खत्म करेंगे। फिर क्या वजह है कि ओआरओपी पर विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है? क्या वाकई उससे पूर्व सैनिकों के हितों की चिंता है? अगर हाँ, तो कांग्रेस के सत्ता में रहते इसे लागू क्यों नहीं किया गया? साफ है, कांग्रेस और आप जैसी पार्टियों की नजर आने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव पर है। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सैनिकों को वोट बैंक बनते देश ने पहले भी देखा है। वही कोशिश एक बार फिर होती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल भी सैनिकों के वोट पर सत्ता का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे को पुलिस और 10 घंटे रख ले। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सैनिक ने आत्महत्या की, उसको आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। दूसरा मुद्दा यह है कि उस सैनिक के पूरे परिवार को इन्होंने इतने घंटों तक हिरासत में रखा। उस सैनिक के परिवार के साथ तो सांत्वना होनी चाहिए थी पूरे देश की। इनमें भी अहंकार आ गया बहुत ज्यादा।
जो अहंकार कांग्रेस को लेकर डूबा था वही अहंकार इन लोगों का दिखाई दे रहा है। ओआरओपी को लेकर पूर्व सैनिकों में भी गुटबाजी है, जो सियासी पार्टियों को राजनीति के लिए अच्छा मौका देती है। सवाल है, क्या सैनिकों से जुड़े मसले पर राजनीति जायज है? पूर्व सैनिक की अफसोसनाक मौत पर स्वार्थ की सियासत होनी चाहिए? जब सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, ओआरओपी जैसे मुद्दे पर बचकाने बयान जवानों का मनोबल नहीं गिराते। सवाल बहुत सारे हैं और सवाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी उठ रहे हैं और मेरे साथ इस पर बात करने, जैसा मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा पैनल वेटरन्स का, तो आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। मेरे साथ राज कादियान साहब हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल है, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ आर.के. मल्होत्रा होंगे, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पैनल में। और तीन पार्टियां जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर इस सियासत की है या सियासत करने की कोशिश की है या सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है, उनके रिप्रेजेंटेटिव गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ होंगे, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से। नदीम जावेद मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। ब्रिजेंद्र मुदगिल, आम आदमी पार्टी सपोर्टर, मेरे साथ इस मुद्दे पर है। इन सभी से हम बात करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम पूर्व सैनिकों से कहूंगा, सर आप लोग वन रैंक वन पेंशन की मांग सालों से उठाते रहे। सर आप लोगों को कई तमाम सियासी पार्टियों ने बड़े बड़े वायदे किए हैं। आज हमारे व्यूवर्स को और इस देश की जनता को वन रैंक वन पेंशन की हकीकत बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है और हकीकत जाननी जरूरी है सियासत से परे। इसलिए एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा। राज कादियान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, बताइए हमारे व्यूवर्स को कि वन रैंक वन पेंशन की हकीकत क्या है। देखिए, पूरे जितने केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, सिर्फ डिफेंस फोर्सेस ही हैं जो अपने कर्मचारियों को जल्दी घर भेज देते हैं। हमारे 85% कर्मचारी सैनिक 40 साल की उम्र से कम घर आ जाते हैं। उस उम्र में जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, जब उनके माँ बाप बूढ़े होते हैं, उनको संभालना होता है, जब आपकी जरूरत सबसे मैक्सिमम होती है फाइनेंशियल कमिटमेंट की, उस वक्त उसको नौकरी से निकाल के घर भेज दिया जाता है, तो उसकी जो साधन है इनकम है वो भी ड्रॉप होके आधी हो जाती है। जो उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लगता है कि जॉब से निकाल दिया, उसकी तो कोई कंपनसेशन हो ही नहीं सकती। लेकिन कम से कम फाइनेंशियल टर्म्स में उसको कोई ऐसा सहारा मिलना चाहिए जिससे वो अपना सम्मान के साथ गुजर कर सके। ये डिमांड बढ़ोतरी की नहीं, ये बराबरी की है। हमारी डिमांड थी कि पुराने सैनिक और नए सैनिक जब वो पेंशन आते हैं, अगर उनका रैंक बराबर है, उनकी कुल सर्विस बराबर है, तो उनकी पेंशन भी बराबर होनी चाहिए, चाहे वो कभी भी रिटायर हुए हों। दूसरा, जो ही नई पेंशनें बढ़ती हैं वो पुराने पेंशनर्स को भी उसी वक्त बढ़ा के दी जाए। अभी तक क्या होता है, जब पे कमीशन बैठता है जो 10 साल में एक बार बैठता है, उस वक्त वेतन बढ़ते हैं तो पेंशनें भी बढ़ती हैं, लेकिन वो बढ़ोतरी सिर्फ नए पेंशनर्स को मिलती है, पुराने वालों को नहीं जाती। इसका हल ढूंढने के लिए वन रैंक वन पेंशन, ये टर्म 1984 में के.पी. सिंहदेव कमेटी ने इजाद की थी जी। ये पिछले 42 साल से मुद्दा चला आ रहा है, 82 से शुरू होकर। इसका अभी तक किसी सरकार ने कोई हल नहीं निकाला था। सब सरकारें सत्ता में रह चुके हैं, कोई लंबे अरसे तक, कोई कम अरसे तक। इसको 2008 में हमने एक नए मूवमेंट के साथ, इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट की स्थापना की और इस पर दोबारा जोर लगाया। बहुत सारे सैनिक इसके पीछे लगे हैं, मेंबर बन गए, हमने मेडल वापस किए सरकार को जो अभी भी सरकार के पास है। और 6 साल के स्ट्रगल के बाद इसको 2014 में पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त जो सरकार थी, यूपीए सरकार, उसने मंजूर किया था। अब ये अलग बात है कि वो सरकार 10 साल से सत्ता में थी, लेकिन उन्होंने माना आखिरी 10 हफ्ते में, बिल्कुल, उससे आप क्या इंटरेस्ट निकाल सकते हो, निकालें। उसके बाद तो एक काउंट डाउन का टाइम है। आज के दिन जो सरकार ने दिया है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे 42 साल पुराने मुद्दे को ये उम्मीद रखना कि 24 घंटे में सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, ठीक है सर, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं जिससे प्रधानमंत्री को झूठा बताया जाए। ठीक है सर, जो कमियां हैं इसमें अभी भी कमियां हैं, मैं आऊंगा उन कमियों पर आऊंगा सर। राज कादियान साहब, मैं उन कमियों पर आऊंगा आपसे डिटेल और पूछूंगा उन कमियों के बारे में। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा है कि पिछले 40-42 सालों में जो चीज नहीं मिला उसको तुरंत
24 घंटे में या 24 महीनों में दे दिया जाए, वो भी परफेक्शन के साथ, तो ये एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं है। अनिल कौल साहब, आपके पास आऊंगा। मेरे साथ आर के मल्होत्रा भी जुड़ चुके हैं। अनिल कौल, मेरा सवाल आपसे दूसरा है। वन रैंक वन पेंशन की हकीकत आज हम पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल कौल साहब, इस हकीकत को आप बताइए कि इस मुद्दे पर किसी भी सियासी पार्टी ने सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है या नहीं की है, बताइए। देखिए, हर एक पार्टी ने कोशिश करी है सियासी फायदा उठाने का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो मुहिम चला है पिछले 510 दिन में जंतर मंतर के ऊपर, वहाँ हर एक पार्टी के कोई ना कोई, बीजेपी को छोड़ के उनके भी एक आधा छोटे मोटे लीडर उधर मिलके गए हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक उसका आगे ना तो संसद में ना कहीं मीडिया में इसके बारे में बात करी है। हाँ, वहां पे आके फोटो आप जरूर कराए और वहां पे आके एन चुनाव के टाइम पे बड़ी बात कह रहे हैं अनिल कौल साहब। और मैं चाहूंगा कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर, वो इस बात को सुने। मैं आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन अनिल कौल साहब ने बड़े सवाल उठाए। अनिल कौल साहब, अपनी बात पूरी करिए जल्दी, फिर मैं आर के मल्होत्रा साहब के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 510 दिन में हर एक पार्टी का कोई ना कोई वहां पे आया है, लेकिन जो इस वक्त बीजेपी के रूलिंग पार्टी है, उनके जो दिग्गज नेता हैं, उनमें से आज तक किसी ने वहां शक्ल नहीं दिखाई है। ठीक है, तो आप बीजेपी पर और तमाम सियासी पार्टियों पर सवाल उठा रहे हैं कि ये सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत हो रही है। ठीक है, आर के मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा और जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सियासत हो रही है, उसमें कुछ पॉजिटिव हम ढूंढ सकते हैं या केवल वोट बैंक की सियासत है? मेरा ख्याल सिर्फ वोट बैंक की सियासत है, बिकॉज पॉजिटिव जो भी कुछ करना है सरकार ने करना है। बाकी आदमी सिर्फ हल्ला कर सकते हैं, बिकॉज आज तक ये लोग कभी सैनिकों के साथ नहीं आए, लेकिन आज क्योंकि सियासत का मामला है, सब इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। सब ये कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम हमेशा करना चाहते थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये सब सियासत का मामला है, लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। बिकॉज फौज मांग क्या रही? फौज आपसे सिर्फ ये कह रही है कि जो आप सिविलियंस के साथ करते हो वो हमारे साथ करें, आप ज़्यादती ना करें। अभी सच तो ये है कि फौज ये कहे कि साहब देखिए, हमें आप सिविलियंस को 60 साल की एज में रिटायर कर दे, हमें 60 साल तक वही तनख्वाह देते रहें जो आप सिविलियंस को देते। ये नहीं मांग रहे वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब जितनी रैंक, जितनी सर्विस, उसके हिसाब से हमें पेंशन दें। लेकिन क्योंकि वो जल्दी रिटायर होते हैं, तो इसलिए उनका दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत 3 चीजों पे आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि सरकार अड़ी हुई है कि हम 5 साल में ही एडजस्ट करेंगे, और सालाना जो एडजस्ट करना था वो हम नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी दिक्कत ये आ रही है, वो कह रहे हैं कि साहब चाहे आपकी पेंशनेबल सर्विस हो, लेकिन अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट जाते हैं क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपको ये चीज लागू नहीं होगी। तो ये 2 चीजें हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो कहीं नहीं जा रही पर समझी जानी चाहिए, वो ये है कि पेंशन पे से जुड़ी है। और 7th पे कमीशन ने बहुत ज्यादा फौज के साथ ज्यादती की है, और जब तक उसको नहीं सुलटाया जाए, चाहे उसको एनामलीज कमेटी के तरह सुलटाएं या कैसे भी, जितना इसको लटकाएंगे उतनी परेशानी बढ़ेगी। ठीक, तो ये 3 दिक्कतें बड़ी आ रही है। मैं शिवदान सिंह साहब का एक कमेंट लूं, उसके बाद आपके पास नदीम जावेद आऊंगा और पहला सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने आज कुछ बड़े आरोप लगाए हैं सरकार पर। शिवदान सिंह, आपका भी यही मानना है और आपका भी यही सोचना है कि किसी भी सरकार ने सैनिकों के साथ वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर इंसाफ नहीं किया? थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। 1971 में भारतवर्ष की सेना ने एक युद्ध जीता जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, और उसी गवर्नमेंट ने जिसके अंडर में हमने युद्ध लड़ा, उसी गवर्नमेंट ने 73 में हमारी पेंशन को उस तरह से बिगाड़ा कि आज उसके लिए हमें 43 साल लगे अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए। नंबर 2, मैं ये बताना चाहता हूं मल्होत्रा साहब को कि पीएमआर के केसेस को ओआरओपी लागू है। नंबर 3, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप पार्टी ने जो एक सुसाइडल केस को 1 करोड़ की जो राशि दी है, क्या वो हरियाणा के
हर सैनिक को जिसने वीरगति पाई है इस पिछले 15 दिन में, क्या उनको भी 1-1 करोड़ की राशि देंगे? क्या ये खाली राजनीति करने के लिए दी गई है? चौथा, मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी हेमराज के घर गए थे जिसका सिर पाकिस्तानी काट के ले गए थे? क्या पिछले 3 महीने से जो युद्ध जैसी स्थिति हमारे सीमाओं पर हो रखी है, क्या हर वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिक के घर कांग्रेस के नेता गए थे? क्या आप पार्टी ने उतना ही ड्रामा दिल्ली में किया था जितना कि आप एक फौजी जिसने किसी कारण से आत्महत्या की है? और मैं यहां भी ये भी चाहता हूं कि जो आत्महत्या हुई है इसका पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो और इसकी जांच एक तय सीमा में, नहीं उसके ऊपर हम जाएंगे, उसके ऊपर हम जाएंगे, देश के सामने रखी जानी चाहिए। हम उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन आपने जो 2 बड़े गंभीर सवाल उठाया, मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल फ्लोर गेस्ट के लिए फ्लोर ओपन किया जाए। और मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल आपके पास आऊंगा, लेकिन नदीम जावेद शुरुआत आपसे करूंगा। और शुरुआत इस बात की, इस सवाल से कि नदीम जावेद, आप बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठा रहे होंगे, आपकी बिल्कुल सियासत करने की यहां पर इच्छा नहीं होगी या आपका इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा क्यों लगता है नदीम जावेद कि 1 रैंक 1 पेंशन पंजाब इलेक्शन को देखते हुए, ऐसा क्यों लगता है कि यूपी इलेक्शन को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही एकदम से उठ गया? क्योंकि हमारे तमाम वेटरन्स महीनों से जंतर मंतर पर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नहीं गया उनसे मिलने। ठीक है, एक फौजी की मौत हुई, उसके बाद आप मिलने गए, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा अगर आप उठाना चाहते हैं तो वहां भी जाना चाहिए था। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें फैसले करती हैं और हर चीज इस देश में जो तय होती है वो राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से तय होती है। इसलिए बार बार ये इल्जाम लगाना या कहना किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर कि ये सियासत की जा रही है, ठीक शब्द नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी विषय को उठाने के लिए इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो राजनीतिक व्यवस्था है, और राजनीतिक व्यवस्था ही फैसले करती है कि देश की फौज के हालात क्या होंगे, विदेश नीति क्या होगी, शिक्षा नीति क्या होगी, बहुत अच्छी बात है। वो राजनीतिक व्यवस्था मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल विल पावर सही नहीं, सुनिए पॉलिटिकल विल पावर सही, मैं मानता हूं कि चीजें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है डेमोक्रेसी में, लेकिन ये विल पावर उस वक्त कहां थी नदीम जावेद साहब, जब आप 10 साल लगातार सत्ता में रहे, 2004 में आए, और मैं नहीं, ये तमाम वेटरन से सवाल पूछ रहे हैं कि 2004 में सत्ता में आए और 2014 में जब आपकी सरकार जा रही थी उसके कुछ हफ्ते पहले आपने इस चीज को लागू किया, वो भी एक बहुत छोटा अमाउंट। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। 2008 से ये मूवमेंट बेसिकली जोर पकड़ा और बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार के सामने बात आई थी। कोश्यारी साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कोश्यारी साहब को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, उनकी रिकमेंडेशंस आई थी और यूपीए की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को स्वीकार किया था और उसका जो पहला पैसा था 500 करोड़ रुपए वो अलॉट भी करने का काम किया था। लेकिन आज जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि रेवाड़ी में एक जनसभा हुई थी नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें उन्होंने वायदा किया था कि हम सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा में 100 दिन कह रहा हूं, 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। सवाल इस बात का है कि जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनसे भी सवाल है और मैं अपनी तरफ से भी इस बात को उठा रहा हूं कि क्या जो भारत सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर फौजियों को पैसा देने की बात की है, वो 1 रैंक 1 पेंशन है? वो बिल्कुल 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, वो 1 रैंक 5 पेंशन है। 5 साल में रिवाइज होगा। जो पैसा देने की बात है, नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं 8,300 करोड़ रुपए देने हैं, आप 1,10,000 करोड़ रुपए देश के 15 उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं और हिंदुस्तान के फौजियों मैं एक जवाब लेता हूं यहां पर, एक जवाब लेता हूं यहां पर बीजेपी से। शिवदान सिंह साहब आऊंगा आपके पास, तमाम एक्सपर्ट से इस बारे में सवाल पूछूंगा, लेकिन गोपाल कृष्ण बड़े सवाल यहां पर इस डिबेट में भी उठ रहे हैं और राहुल गांधी ने भी उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने वेटरन्स की या पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ावा किया है, आपने उनको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया है विद अनोमलीज ऑफ 7th पे कमीशन, वो उन्होंने उस पर भी सवाल उठाए। जवाब दीजिए, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन का आप बार बार आपके नेता इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश करते दिखते हैं। खुद प्रधानमंत्री जब गए तो उन्होंने कहा कि हमने 5500 करोड़ रुपए जारी कर दिए। नहीं, अगर आप इसको इस लॉजिकली देखते हैं कि 1 रैंक 5 पेंशन, तो यह एक गलत सोचने का तरीका, गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। फिर अगर हर साल रिवीजन करते हैं तो कोई कहेगा कि 1 रैंक 12 पेंशन हो गई, क्योंकि हर महीने रिवीजन नहीं हो रहा।
तो यह इस तरह से नहीं देखना चाहिए। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था? वन रैंक वन पेंशन का मतलब था कि एक लेवल के अधिकारी को आप जो करंट अगर रिटायरमेंट होता है तो उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए अगर हम अनिल कौल मैं आ रहा हूं आपके में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आ सकती है, लेकिन मैं बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम OROP पे देंगे और वो हमने दे दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्या दे दिया? ये जो क्या आपने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी पूरे सही तरीके से? इसको बताइए। बिल्कुल वन रैंक वन पेंशन कर दी है। 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए हैं। 5,500 करोड़ अकाउंट में प्रोजेक्ट बजट कर दिया गया है और उनको ट्रांसफर के लिए दे दिया गया। अगर कुछ एनोमलिटीज है उसके लिए भी एक कमेटी बिठा दी गई है, रेड्डी कमेटी, जिसने 26 अक्टूबर को अपनी कुछ एनोमलिटीज बताई है, उनको एनालाइज करके दिया है। और ठीक है, मैं कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उनसे आपकी बात पर राय लूंगा, नदीम जावेद आऊंगा, लेकिन एक एक करके अनिल कौल, आर.के. मल्होत्रा और राज कादियान साहब, आप तीनों कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले अनिल कौल बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? गौरव, या तो इनको OROP के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ये कैसे कह सकते हैं कि 1 रैंक एंड 12 पेंशन हर महीने? अरे भाई मेरे, इंक्रीमेंट साल में एक बार ही होता है। आप पहले अपना होमवर्क करिए, पहले सीख के आइए OROP है क्या, उसके बाद यहाँ के प्रवक्ता की तरह बात कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा है 1 मैन जुडिशियल कमिटी। उसका जो बॉटम लाइन है कि रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। उसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो भी रिकमेंडेशन दी है वो हमारे पे बाइंडिंग नहीं है, तो कहां गई वो बाइंडिंग? और जो 4 विसंगतियां हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, और उसकी वजह से हमारे जो नीचे वाले तबके हैं, JCO, अदर रैंक और विधवा, उन पे सबसे ज्यादा चोट आई है। उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ठीक है, मैं आऊंगा इस बारे में जवाब लूंगा गोपाल कृष्ण आपसे, लेकिन राज कादियान साहब कीजिए और फौज को अपना मैं नहीं, गोपाल कृष्ण आऊंगा, मैं राज कादियान, मैं तमाम एक्सपर्ट्स की एक साथ बात सुनूं, फिर आऊंगा आपके पास। अपनी मर्जी से इसमें सारे रूल रेगुलेशन लगाए हैं। ओके, राज कादियान बोलिए। देखिए, पहला तो मैं एक गलतफहमी दूर कर दूं। रेवाड़ी की रैली को हर बार लोग कोट करते हैं। मैं खुद रेवाड़ी की रैली में स्टेज पर मौजूद था। मैंने भी एड्रेस किया था एक्स सर्विसमैन को। जो मोदी साहब ने बोला था उसके बाद हम निराश हुए थे, क्योंकि उन्होंने सैनिकों की तारीफ की, क्योंकि वो तो पूर्व सैनिकों की रैली थी। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर सिर्फ इतना कहा कि हम चाहेंगे सरकार इस पर व्हाइट पेपर इश्यू करे। हमें निराशा हुई थी, हमने पॉइंट आउट भी किया था। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को डाला, तो हमने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। दूसरी बात, ये 1 रैंक 1 पेंशन का आधार हम मान के चलते हैं कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट है। ठीक है, कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट ने अपने प्रीएम्बल में ये बोला है, अंग्रेजी में बोला, मैं हिंदी में बता देता हूं क्योंकि आपका चैनल हिंदी का है, कि पुराने और नए पेंशन को अगर रैंक बराबर है और पेंशन बराबर है तो पेंशन भी बराबर होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके, उसका दूसरा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अग्रवाल साहब कह रहे थे उससे ताल्लुक रखता है। उन्होंने कहा था भविष्य में जो ही पेंशन बढ़ती है, एनहांसमेंट होती है, वो एनहांसमेंट ऑटोमेटिकली पुराने पेंशनर्स को दी जाए। आज के दिन तनख्वाहें हर साल 1 जुलाई को 3% बढ़ती हैं, तो पेंशनें भी 3% बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमने बोला है कि हर साल अगर आप बढ़ोतरी नहीं दोगे तो बाकी का, अगर आप 5 साल में दोगे तो बाकी के 4 साल में वो 1 रैंक और कई पेंशन हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण सुनिएगा ध्यान से, आपके ऊपर बड़े सवाल हैं, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। मैं एक व्यू आर.के. मल्होत्रा साहब का ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। आर.के. मल्होत्रा साहब, फिर शिवदान सिंह आऊंगा। आर.के. मल्होत्रा साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, समय दीजिएगा। चाहे पे कमीशन हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, ये सरकार ऐसा क्यों करती है कि फौज को कभी शामिल नहीं करती इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? बाकी सब सिविलियन कार्डर उसमें शामिल हैं अपनी डिमांड रखने के लिए, लेकिन फौज को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि जो हमारा दिल करेगा तुम्हें देंगे और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बड़ी गलत चीज है।
और इसी से सारी नाराजगी शुरू होती है। फौज को इन्वॉल्व करना चाहिए इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उसको छोड़ दिया जाता है कि यार क्योंकि तुम डिसिप्लिन हो, हम जो भी कहेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। जवाब दीजिए उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गोपाल कृष्ण, जवाब दीजिए अब। हाँ, देखिए 2-3 प्रश्न उठे हैं और मैं ये कहता हूं कि हम नहीं कह रहे कि OROP इस तरह से लागू हुई कि सारी प्रॉब्लम्स उसकी खत्म हो गई। लेकिन अगर आप किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, आज 40 साल से या 43 साल से ये प्रॉब्लम है, हमारा तो क्रिएटेड नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने ये 1 रैंक 1 पेंशन वाला इशू खड़ा किया, विड्रॉ किया, और कांग्रेस ने अपने यूपीए सरकार के 10 साल के उसमें उसको कुछ नहीं किया, और अब 2014 में अनाउंस किया और 500 करोड़ की प्रोविजन किया बजट में। हमने तो 5500 करोड़ दे दिए, और फिर भी अगर कह रहे हैं कि एनॉर्मलिटीज है, हम कह नहीं रहे कि एनॉर्मलिटीज नहीं रह गई। इसीलिए वो रेड्डी कमेटी को बिठाया है और वह सबसे मिलके उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी है, उसको कंसाइल करके सरकार उसके सॉल्यूशन करेगी, और उसके बाद इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को भी, आप आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि किसी के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनको टॉप प्रायोरिटी पे मिनिस्ट्री सॉर्ट आउट करेगी। और हम कमिट कर रहे हैं कि जो चीज हमने प्रॉमिस किया उस स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली परफेक्शन तो कभी भी नहीं आता, परफेक्शन धीरे धीरे आता है। तो इसलिए OROP जहां तक सवाल है, हम उसकी तरफ कमिटेड है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ मेजर नहीं तो फिर ऐसा बयान क्यों आता है सरकार की तरफ से? उसको ठीक कर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऐसा बयान क्यों आता है सरकार की तरफ से, आपके बड़े नेताओं की तरफ से, कि भाई दूसरी पार्टियां इस मुद्दे पर सियासत कर रही हैं, अगर आप सैनिकों के साथ खड़े होना चाहते हैं तो दूसरी पार्टियों को हक नहीं है 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों के साथ खड़े हो, चाहे वो नदीम जावेद हो और चाहे वो ब्रजेंद्र मुदगिल हो, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ऐसा आप बयान क्यों देते हैं फिर? नहीं, हम पूरी तरह से समझते हैं कि जब सियासत में पार्टियां हैं तो सियासत तो करेंगी। जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इस इशू का इमोशनल कंटेंट लेके आप उसका सॉल्यूशन नहीं, अपना पॉलिटिकल गेन करने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी 2 दिन से पूरी तरह नौटंकी कर रहे हैं। आप सियासत करिए, आप मुद्दा उठाइए, पार्लियामेंट में उठाइए, उनके साथ जाइए, बात करिए, लेकिन आप मिलने नहीं देते, आप तो मिलने नहीं देते उनको। तो गलत बात है। अब आप ये जो नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं, एक इमोशनल इशू को, एक दुर्भाग्य नौटंकी मोदी जी कर रहे हैं, आपके नेता जो सबसे बड़े ड्रामे हैं देश के। जवाब दीजिए ब्रजेंद्र मुदगिल। आम आदमी पार्टी को 1 रैंक 1 पेंशन की नहीं, आप जवाब दे लेते हैं। 1 मिनट, ब्रजेंद्र मुदगिल से जवाब लेते हैं। आम आदमी पार्टी से जो आपने आरोप लगाया है, ब्रजेंद्र मुदगिल जवाब दीजिए। आप नौटंकी कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ये आप एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं। मैं पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि क्या हरियाणा के हर सैनिक को, वीरगति प्राप्त सैनिक को 1-1 करोड़ रुपए देंगे? ये तो आप केंद्र से मांगिए ना, आप नहीं, आपने दिए हैं, दिल्ली सरकार ने दिए हैं। चलिए, अब देखिए, बेसिकली ये मुद्दा जो है ये केंद्र सरकार और सैनिकों के बीच है। हम लोग तो तब आए जब वहां एक दुर्घटना हो गई, ठीक? हाँ, तो आप क्यों कूद गए बीच में? हाँ, अब नौटंकी आप कहीं, क्योंकि उनके परिवार को तो आपने बंद कर दिया था, ठीक? ऐसे कहाँ होता है कि जहां ऐसी दुर्घटना हो जाए और वहां परिवार को थाने में बंद कर दिया जाए? वो तो सब ये हुआ थाने जब में। आपने सुनिए, जाके और वहां पे राजनीतिक दलों का जाना, उसको आप नौटंकी बोलते हैं? देखिए कि जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है आपने अपनी पॉलिसी के बारे में, अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट है लोगों के दिलो दिमाग में, पूर्व सैनिकों के, तो आप इसके लिए जिम्मेवार हैं और कोई नहीं। सवाल यह है ब्रजेंद्र मुदगिल, आपको जब एक पूर्व जवान की खुदकुशी के बाद 1 रैंक 1 पेंशन की याद आती है, आपको उससे पहले याद नहीं आती? उससे पहले आप उस मुद्दे को नहीं रखते, सामने रखते। आप पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी अपना पैर पसारने की कोशिश, ये आरोप है आप पे सर। ये आरोप है आप पर कि पंजाब में आपको अपना वोट बैंक दिख रहा है, इसलिए आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बात ये है, ये प्रिंसिपली इसको देखें तो ये केंद्र सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच का मुद्दा है। तो केंद्र सरकार की भूमिका है जो उन्होंने कर रहे हैं, अगर वहां पे कंफ्यूजन है तो उसके लिए केंद्र ही जिम्मेवार है। ओके, मैं नदीम जावेद सेम आरोप आपके ऊपर, आपको भी पॉलिटिकल गेन दिख रहा है और आपके सामने बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप नौटंकी कर रहे हैं, आपके नेता OROP के मुद्दे पर। नौटंकी तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
जाके वो फौजियों के बीच में ये कर रहे हैं कि हमने वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट कर दिया है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। इस देश की जनता को और फौजियों को धोखा देने की बात है, इसलिए कि जो आपने लागू किया है, इंप्लीमेंट किया है, वो वन रैंक वन पेंशन है ही नहीं। कोश्यारी कमेटी की रिकमेंडेशंस को, जो आप ही के नेता के द्वारा की गई रिकमेंडेशंस है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी थी, इसलिए मैं ये कहता हूं कि कोश्यारी कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसको आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है, आपने इनहेंस किया है। आपने जो भत्ता है या जो उनका रिटायरमेंट के बाद जो उनको पैसा मिलना था उसमें थोड़ा बढ़ाया है, इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो वायदा था देश की जनता से 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय, वो आपने पूरा नहीं किया है। जो काले धन पे वादा था आपका, जो महंगाई पे वायदा था, वही वन रैंक वन पेंशन पे आपने किया। दूसरी सवाल, एक मिनट, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, दूसरे विषयों पे न जाए। हम मुख्य विपक्षी दल हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो हम आपके भ्रष्टाचार के विषयों पे चले जाएंगे क्या? इस देश के सैनिकों को भी ठगेगी तो उसको उठाने का काम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते। मैं शिवदान सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये कहना चाहता हूं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये राजनीतिक दल ना करें। एक बात, एक मिनट गोपाल अग्रवाल साहब मेरी बात सुनिए, अग्रवाल साहब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि ठगना, उनको चीट करना, इस तरह के शब्दों का कृपया सेना के प्रति इस्तेमाल ना किया जाए। नंबर 2, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा है, सेना के लिए नहीं कहा है। सैनिकों को ठग रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे हमारे सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पक्ष के लिए बैठे हैं। देखिए, हमारे सैनिक दुर्गम एरियाज में नौकरी करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। वहां पर उसके मनोबल पर 1% भी यदि असर पड़ता है तो इसकी देश की सुरक्षा पर असर पड़ता है। नंबर 2, मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो भी माइनर एनोमलीज बची हैं, 90% काम हो चुका है। शिवदान सिंह साहब, आप संतुष्ट हैं वन रैंक वन पेंशन से जो भी मिला? ये बताइए। हालात में मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। हाँ। जो माइनर एनोमलीज रही हैं वो वन मैन कमीशन उसको रेक्टिफाई कर रहा है और पूरा सुन लीजिए मेरा। नहीं, वन मैन कमीशन का जो आप ही के साथी कौन साहब जो बोल रहे हैं, सर, देश का कोई भी कमीशन की रिकमेंडेशन, सर ऐसा क्यों लगता है कि वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व फौजी बढ़ गए? क्योंकि आप कह रहे हैं मैं संतुष्ट हूं, कहना चाहता हूं 90% फौजी सेटिस्फाइड हैं। और मैं एक और बताना चाहता हूं, कोई भी किसी भी कमीशन की आप कौन होते हैं तय करने वाले कि 90% फौजी सेटिस्फाइड हैं? ऐसा है कौन? ऐसा है। इस वक्त की तादाद देखें जंतर मंतर पर, जो 2015 में तादाद थी। मैं यही सवाल लेता हूं दूसरे पूर्व फौजियों से। आर के मल्होत्रा, क्या वाकई ऐसा मैं राज का दिन आपके पास भी आऊंगा, क्या ऐसा लगता है कि पूर्व फौजियों में भी गुटबाजी हो गई है इस मुद्दे पर? क्योंकि आपके सामने कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं और तमाम आप संतुष्ट हैं कि नहीं, आप बताइए। और दूसरी बात, तमाम लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, गुटबाजी की बात नहीं है, लेकिन दो अलग अलग सोच हो सकती है। सैनिक तो एक ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर छोटी सी चीजों पे झगड़ा है तो उस छोटी सी चीजों को निपटा क्यों नहीं देते? अगर 90% सब खुश हैं और 10% की वजह से ही ये सब कुछ बवाल हो रहा, तो 10% क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर देते? ये बड़ी अजीब बात है कि जरा सी चीज के लिए तो बड़ा सा बकेड़ा, लेकिन बड़ी चीज हमने कर दी, तो ये तो गलत बात है। अगर छोटी सी चीज है, मतलब आपका तो, कहना है कि वन रैंक वन पेंशन अभी पूरी तरह से नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं दी। ओके, राज कालदान, आपको क्या लगता है? देखिए, जो मल्होत्रा साहब ने कहा, सॉरी अग्रवाल साहब ने कहा, वही बात मैंने शुरू की थी कि 42 साल पुराने मुद्दे को ये उम्मीद रखना कि वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, वो शायद प्रैक्टिकल बात नहीं है। मोटे तौर पर वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ है। जो कमियां हैं, एक कमी तो आपने बता दी 1 साल और 5 साल की। आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा कि अगर हम उसको हर साल करते हैं तो कुल पैसा 100 करोड़ से नीचे लगेगा। 94 करोड़ मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी समस्या जो है कि 2013 को आधार का साल माना है, मानना 2014 चाहिए था, लेकिन वो तो चलो एक बार का लॉस है। और उनको मान के हमने कहा था कि भाई उसमें किसी भी रैंक को आप ले लो, जितने पेंशनर 2013 में आए हैं, जब आप बेंचमार्क फिक्स करते हो तो मैक्सिमम पेंशन लेके उसके बराबर करो पुराने वालों को। सरकार ने उसको मैक्सिमम के बजाय मीन मांगा है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं इसकी क्या समस्या आएगी। अगर आपका स्प्रेड 1 से 100 तक है टोटल पॉपुलेशन, तो आपका मीन तो 50 पे आ गया। आप 1 से 49 वालों को तो बढ़ा के 50 कर दोगे, लेकिन जो 51 से 100 तक है उनको आप नीचे नहीं ला सकते, कानून इजाजत नहीं देता। तो फिर वन रैंक और कई पेंशन हो गई।
लेकिन ये इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है जिससे मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे ये कहा जाए कि सरकार धोखा दे रही है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कमेटी को मैंने फीड किया है। रक्षा मंत्री मैं एक व्यू अनिल कौल साहब का लूंगा, उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास, नदीम जावेद और गोपाल कृष्ण। मैं अनिल कौल का एक व्यू लूंगा। अनिल कौल, आप भी बताइए कि वन रैंक वन पेंशन के मौजूदा प्रारूप से आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि छोटी कमियां हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी तो वन रैंक वन पेंशन नहीं मिली? देखिए, मैंने पहले भी बोला है, जो 4 विसंगतियां अभी भी जो सॉल्व नहीं हुई हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान लोअर रैंक्स को और विडोज के ऊपर हो रहा है। ऑफिसर को फिर भी झेल लेगा, क्योंकि 1000, 2000, 1500 का। सर, तो इसका मतलब ये निकाले ना, आप ये कह रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हुई, लेकिन जो नीचे के वर्ग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसलिए ये जो है ये क्यों हुआ, ये इसकी वजूहत ढूंढनी है कि ये विसंगतियां आई क्यों। क्योंकि जैसे मल्होत्रा साहब ने बोला, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। ये वीआरएस फौज में वीआरएस होता ही नहीं है, ये लफ्ज कहां से आ गया? तो आप गौरव, मेरा कहने का मतलब है कि आज भी अब रक्षा मंत्री ने कहा है कि नहीं सर इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है। सर सुनिए, सर आप जो बात कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त देश में एक बहस दूसरी छिड़ी हुई है। और वाई ग्रुप्स का एक मिनट शिवदान साहब, अनिल कौल साहब, पहले तो था कि वो आरोपी लागू करो। सर वो है दिक्कत। अभी इस बीजेपी गवर्नमेंट के इस कदम से पहले तो था कि ओ आरोपी लागू करो। अब बहस ये छिड़ गई है, एक पार्टी कह रही, रूलिंग पार्टी, कि हमने तो ओआरओपी लागू कर दिया, कुछ कमियां हैं उनको दूर कर देंगे। दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है वो कह रही कि ओआरओपी तो लागू ही नहीं हुआ, ये तो पेंशन बढ़ा दी गई। एक डिलेमा की कंडीशन लग रही है। आप ये बताइए कि ओआरओपी लागू हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एनहांसमेंट ऑफ पेंशन है, ये ओआरओपी नहीं है। ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ पेंशन है, ये ओआरओपी नहीं है। जनरल कादियान साहब और जनरल मल्होत्रा साहब मेरे से सहमत होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब जवाब दीजिए गोपाल कृष्ण, आपके सामने पूर्व सैनिक बैठे हैं, एक कुछ कह रहे हैं कि लागू है, कुछ कह रहे हैं लागू नहीं है। मतलब आप पूरी तरह से अभी तक वेटरन्स को संतुष्ट नहीं कर पाए हो आरोपी के मुद्दे पर। देखिए, ओआरओपी ब्रॉडली लागू कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और उसमें कुछ एनॉमलिटीज हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, आप एनॉमलिटीज के पीछे नहीं छुप सकते। वो एनॉमलिटीज इनको बहुत हर्ट कर रही हैं। वो कह रहे हैं वो बड़े मुद्दे हैं, उनको पीछे मत छोड़िए। आप बार बार ये बता के कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम कह रहे विसंगतियां हैं, तो हम पीछे छुप जाएं उनके। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। विसंगतियां को एक्सेप्ट करके 3 महीने में सॉर्ट आउट करने का जो डिफेंस मिनिस्टर ने आज स्टेटमेंट दिया है, जो एनॉमलिटीज और डिमांड है जो है, अब जहां पे ये कहते हैं कि एनहेंसमेंट है, तो ओआरओपी में बेसिकली तो एनहेंसमेंट ही तो है ना। जिन लोगों को कम पेंशन मिल रही थी और नए रिटायरमेंट के लोगों को उससे ज्यादा पेंशन मिलती है, तो पिछले वालों को उनके बराबर लाना है। तो पिछले वालों का तो एनहेंसमेंट ही तो हुआ। तो अल्टीमेटली आप शब्दों को अगर घुमाते, तो जो लोग ये नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है कि अगर एनॉबिलिटीज है तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन जो ब्रॉडली तो हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। दूसरी बात आप देखिए, एक लार्जर इशू क्या आता है, पॉलिटिकल डिबेट हो जाता है कि आप अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सिमी की जो अभी टेररिस्ट, सिमी टेररिस्ट को मारा गया, या ओआरओपी, तीनों में आप और कांग्रेस, ये पूरी तरह से इनका जो रोल है कहीं ना कहीं देश के हित में, हमें तो नहीं लगता कि ये कैसे देश का हित, राष्ट्रीयता की भावना से कैसे ओतप्रोत है, ये किस तरह से उसको चलाते हैं। हाँ। आप इतनी बड़ी समस्या को, यानी आपने एक लाइन में कह दिया। नदीम जावेद सुनिए और जवाब दीजिए। एक लाइन में बीजेपी का आरोप है कि सर्जिकल स्ट्राइक से शुरू हुआ सिलसिला, भोपाल एनकाउंटर और ओआरओपी ग्रेवाल, रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या तक आपने सेना को और इस देश की सुरक्षा के काम में लगे लोगों को सियासत के अखाड़े में खड़ा कर दिया, और केवल अपने वोट बैंक के लिए और अपने फायदे से जवाब फायदे के लिए उठाया। देश के हित में होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये फैसले करेंगे कि ये मुल्क का वफादार कौन है, मुल्क का गद्दार कौन है। हाँ है, राष्ट्रवाद के ठकैत बन गए, ये सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं कि नहीं, अगर आपके काम तय करेंगे नदीम साहब, देश का राष्ट्रवादी है, ये राजनीतिक दल राष्ट्रवादी नहीं है। नदीम साहब, आपका क्या रोल काम तय कर रहे हैं, उसमें जाना नहीं देश के हित में कौन चल रहा है। चाहता हूं कि आप जो लोग
राष्ट्र इस देश के आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका थी संघ की और आपकी विचारों की, वो पूरा देश और दुनिया जानती है। मैं अरे केवल एक बात सरदार कहता हूं, पटेल को हम और जिम्मेदारी राष्ट्र के साथ के उस बात पुरुष को कहता मानते हूं। हैं, गांधी जी को हम राष्ट्र पुरुष सरदार मानते पटेल ने हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक गांधी बैन जी को, लगाया था। सरदार पटेल को हम राष्ट्रवाद के राष्ट्र ठेकेदारों, पुरुष मानते हैं। सरदार पटेल ने तुम्हारे ऊपर बैन लगाया था। राष्ट्रवाद के ठेकेदार आपके ऊपर सरदार पटेल ने बैन लगाया था। एक दूसरी बात मैं कहता हूं और महत्वपूर्ण बात कहता हूं, आप इन तीनों इशू में जो स्टैंड लिया है आपने, आत्महत्या हो गई लेकिन वो एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, सिमी के टेररिस्ट के जो एनकाउंटर है और ओआरओपी में जो स्टैंड लिया है, और आप कह रहे हैं उस पे समझाइए कि आप ऐसा स्टैंड क्यों लेते हो। ठीक है गोपाल जी बात सुन लेते हैं, एक पूरी मिनट तरह गोपाल कृष्ण, से एक मिनट। आपका किरदार रहा है इस देश के सिपाहियों को पूरी तरह से अपमानित करने का काम आप कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने ठीक सवाल उठाया कि देश के प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए उनके परिवार के साथ। किससे माफी मांगनी चाहिए नदीम जावेद? जिस तरह से हम तो शहीद कहते हैं जो 2 दिन हादसा हुआ, अगर वन रैंक वन पेंशन के सवाल पर उन्होंने आत्महत्या की और उन्होंने कहा भी कि मैं इस देश के लिए, और इस देश दुखद है वो घटना, लेकिन जिस तरह से उनके परिवार के साथ बिहेव किया गया, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनके बेटों को मारा पीटा, उनको डिटेन किया, भारत के सरकार को उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह का बिहेव दिल्ली की पुलिस ने किया है भारत सरकार के इशारे पर और गृह मंत्री के इशारे। मैं जवाब लेना चाहता हूं गोपाल कृष्ण से, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं राज कादियान और गौरव जी एक मिनट जल्दी जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, मुद्दल साहब आ रहा हूं। देखिए, हाँ जल्दी, पहली बात, आप एक शहीद की जो देश की सीमा पे लड़ के अपनी देश के लिए कुर्बानी देता है और एक अपनी समस्या के लिए उसकी कोई समस्या के लिए आत्महत्या करता है, दोनों को इक्वेट कर रहे हो, इससे ही आपकी इंटेंशन पता चल जाती है। आपको बाकी शहीदों के, जो बाकी लोग हैं उरी के शहीद थे, उन लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं है, एक इसको कर रहे तो कहीं ना आप। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। राज कादियान, अब सुनिए, आज जरा इस देश को पूर्व फौजियों की आवाज सुन लेने दीजिए। सुनिए राज कादियान साहब, सवाल यही है, क्या वाकई एक फैशन बन गया है जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सेना को सियासी अखाड़े में घसीटने का? देखिए, मैं एक बड़े दायरे की बात कहना चाहता हूं। ये सेना भारत की सेना है, ये ना बीजेपी की सेना है ना कांग्रेस की। बिल्कुल सही बात। हमारे देश की विडंबना है कि हर मुद्दे को राजनीति में घसीटा जाता है। जब हमने पाकिस्तान की पोर्ट को बर्बाद किया उस वक्त में सवाल उठे थे कि इसका ये सही नहीं है। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक, जब भारत के डीजीएमओ कहते हैं कि हमने स्ट्राइक करी है, फिर आप उसका प्रूफ मांगने लगते हो। अब पूर्व सैनिकों की बात भी, हमने तो मौत को भी नहीं छोड़ा राजनीति से अलग। ये सही नहीं है। देश की सुरक्षा इसी में है कि फौजों को, और पूर्व सैनिक भी फौज का हिस्सा है, उनको राजनीति से दूर रखो। ये वोट कमाने के तरीके हैं। ये कहना है कि हम राजनीति नहीं कर रहे, ये तो असलियत से दूर भागना है। ये ऐसा नहीं है। वरना आप पड़ोसी देशों को देखो, पश्चिम में देख लो, पूर्व में देखो, भारत भी उसी सिमत में जा सकता है। हमारी बड़ी अच्छी आर्मी है, ट्रेडिशनल आर्मी है, प्रोफेशनल है। हमने राजनीति को अपने आप से दूर रखा है। इनको मेहरबानी करके दूर ही रखो। आर के मल्होत्रा, मैं शिवदान सिंह, आर के मल्होत्रा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इससे मैं उस पर भी कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, रामकृष्ण चले गए, बड़े दुखद घटना थी, हमारी परिवार के साथ भी संवेदनाएं हैं। लेकिन एक सैनिक या पूर्व सैनिक अपना बलिदान लड़ाई के मैदान में देता है। इसको अगर मेरे पास इतनी सारी कॉल आए, लोग इतना क्रूड लैंग्वेज में कहते हैं एक सैनिक सीने में गोली खा के मरता है, मुंह में गोली खा के नहीं मरता, वो कायरता है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। उनकी मौत 2 दिन पहले हुई है, परिवार को बुरा लगेगा, लेकिन एक सैनिक के जहन में नहीं है कि वो अगर समस्या है तो उसका सामना करो। ये उसकी सिखलाई है, हम उसको रेजिलियंस सिखाते हैं, लेकिन उससे दूर भागना, मौत उसका इलाज नहीं है। ठीक है सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ बहस हो रही है, जो राजनीतिक दल कुछ कर रहे हैं, इससे सेना का भला होने वाला नहीं है। इससे वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हल होने वाला नहीं है। अगर ये सच में चाहते हैं कि ये मुद्दा हल हो तो इसकी जगह पार्लियामेंट है, इसकी जगह डिबेट है, हंगामा नहीं है। हम जो आज देख रहे हैं वो हंगामा हो रहा है, इसमें नीति में बदल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से, और सबसे बड़ी बात, ये शुरू कहां से हुआ वन रैंक वन पे?
ये शुरू हुआ 1971 में, जब 1973 में आपने पेंशन 75% से घटा के 50% कर दी और सिविलियन की 30% से बढ़ा के 50% कर दी, और साथ में ये कहा कि क्योंकि हम आपको ये कर रहे हैं, आपको हम दूसरी गवर्नमेंट में नौकरी लैटरल मूवमेंट देंगे। वो नहीं हुआ। आज तक वो वाला प्रॉमिस किसी ने ना फुलफिल किया ना कहा। तो आज की तारीख में वो आदमी ये नहीं कह रहा कि 60 साल तक मुझे पूरी पे दे जैसे सिविलियन को देते, वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो मेरा हक बनता है पेंशन का, वो हक तो कम से कम दे। अब उसमें राजनीति हो रही है, ये मर गया या नहीं मरा, ये बॉर्डर पे मरा या इधर मरा, ये सब राजनीति है। इससे नीति में बदल करने के लिए पार्लियामेंट में एक सोची समझी डिबेट चाहिए, ये नहीं हो रही। शिवदान सिंह, मैं राज कादियान साहब से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि हालांकि वो सैनिक अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, मगर इस तरह से कोई भी सैनिक जो अब आत्महत्या के रास्ते को चुनता है, उसको कोई भी सैनिक, कोई भी हमारे सैनिकों की भाषा में अच्छा नहीं मानता है। यदि ये नौकरी में होते तो हो सकता है इनके परिवार को पेंशन मिल रही होती। नंबर 2, हम अपने दुश्मन देश को ये मुद्दा दे रहे हैं, हमें डिबेटों में कन्वर्ट करते हैं जब वो कि देखो तुम्हारे तो अपने ही देश में 10 वो व्यूज हैं। मैं कई बार पाकिस्तानी डिबेटर से डिबेट कर चुका हूं, वो हमारे छोटे छोटे डिफरेंसेस को भी उछाल कर वर्ल्ड लेवल पर दिखाते हैं। इसलिए मैं राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं कि जो हर बात में राजनीति करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक में आप सबको खड़ा होकर बोलना चाहिए था कि वाकई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हमने पाकिस्तान के मोराल को डाउन किया है, मगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को उठा करके पाकिस्तान को खुशी मनाने का मौका दिया है कि हाँ इनके ये सब मजाक है। और इन्होंने इस तरह कह के उनके सेना चीफ ने अपने देश का मनोबल ऊंचा किया है। ठीक है कि उनके तो अपने राजनीतिक संतुष्ट नहीं है। अनिल कौल साहब, गौरव, आज की तारीख में अगर ये सियासी पार्टियां सब ध्यान से सुने तो जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है और वहां पे पिछले 10 दिन से हो रहा है और जैसे माहौल बनता जा रहा है, उससे देश की सुरक्षा पे बहुत ज्यादा डाउट पड़ने लगा है कि उसका ज्यादा जरूरी है कि हमको इधर ये मीन में निकालने की जरूरत है। अरे उसका ध्यान करो, कल को जब वो आ जाएंगे तुम्हारे सिर पे फिर भागोगे। उसके ऊपर ध्यान करो कि मैं अब जो सियासी पार्टियों से इसी मुद्दे पर जवाब लेता हूं, और सबसे बीजेपी से भी, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से भी समझ में आ रहा है कुछ। विजेंद्र मुदगिल साहब, सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए, और इस तरह की सियासत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विजेंद्र मुदगिल साहब, ये तमाम फौजी कह रहे हैं। गौरव जी, पहले तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में थोड़ा सा, सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ दीजिए, उसके डिटेलिंग में नहीं जाना है, कर दूं। मेरे को नहीं लगता, कांग्रेस के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि कोई प्रूफ चाहिए। आपके नेता ने तो सबसे पहले वीडियो पोस्ट किया। क्या बात कर रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले वीडियो में पोस्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल को तो पाकिस्तान तक ने बोला है कि उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मिस इंटरप्रेट किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक को उसी दिन डिनाई कर दिया। अच्छा, आप ये मानते हैं कि सेना को सियासत से अलग रखना चाहिए या नहीं? ये तो हमेशा से रहा है और इसको रहना चाहिए इस तरह। तो फिर आप दिल्ली से लेकर भिवानी तक क्या कर रहे हैं सर, ये बताइए। नहीं, भिवानी वहां जाना कोई सियासत है? किसी आदमी की डेथ पे जाना सियासत है? बिल्कुल नहीं है। क्या फायदा है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो जिसकी डेथ पर आप गए, आप तमाम पैनलिस्ट बोल रहे हैं हमारे कई सैनिक सीमा पर शहीद हो रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाते आपके नेता? नहीं, जहां देखिए, इसके लिए तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जवाब क्यों नहीं देंगे आप? वहां नहीं, क्या जवाब क्यों नहीं देंगे? जहां आपको सूटेबल है वहीं जवाब देंगे आप? नहीं, उनकी डेथ दिल्ली में हुई है और इस मतलब दिल्ली में ही ये सारी दुर्घटना हुई, तो इसलिए जाना वहां जरूरी था। चलिए, लगता है आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नदीम जावेद, आपके पास है मेरे सवाल का जवाब कि सेना को सियासत से अलग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? यहां सवाल वन रैंक वन पेंशन का है, जो राजनीतिक नेतृत्व तय करेगा। सेना सर, वो तो इस देश में सब कुछ राजनीतिक नेतृत्व तय करेगा। इस देश में डेमोक्रेसी है, राजनीतिक नेतृत्व तय करेगा, और विपक्ष मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते
हम वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पर यह दबाव बना रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन जो आपने वायदा किया है, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, आपने खुद वायदा किया है, देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से और सैनिकों से वायदा किया, उस वायदे को पूरा करिए। एक और अंतिम बात, केवल 30 सेकंड लूंगा। बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक में अगर कोई 7th पे कमीशन यह कह रहा है कि अगर कोई सैनिक विकलांग हो जाता है तो उसको केवल 10% विकलांगता का जो पेंशन है वो मिलेगा, और अभी जो 7th पे कमीशन की चर्चा जिसकी चल रही है, और अगर कोई सिविलियन है तो उसको 30% मिलेगा। तो अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक में ऊपर वाला ना करे, कोई विकलांग हो गया तो नदीम जावेद आप बहुत स्मार्ट स्पोक्स पर्सन है। एक मिनट, नदीम जावेद मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आप बहुत स्मार्ट स्पोक्स पर्सन है और आपने बहुत अच्छे से मुद्दे को घुमाया, लेकिन मेरा सवाल आपने नहीं जवाब दिया। मेरा सवाल है कि आप भिवानी गए, रामकिशन ग्रेवाल के अंतिम संस्कार में आपके नेता को जाने का पूरा हक है, लेकिन ऐसे तमाम सैनिक है जो सीमा पर शहीद हुए हैं हाल के दिनों में, उनके अंतिम संस्कार में ना जाना क्या सवाल खड़े नहीं करता आपके नेता के ऊपर? देखिए, हमारे नेता की दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इंदिरा जी ने गोलियां खाई, उनके पिताजी शहीद हुए इस देश के लिए, कांग्रेस के नेता बेअंत सिंह शहीद हुए और हजारों कांग्रेस के लोग इस देश के लिए शहीद हुए। राहुल जी, पूरे देश के अंदर चाहे सैनिकों हम राहुल गांधी एक मिनट की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे इस बात से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन आपके नेता की दादी जी और आपके नेता के पिताजी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन वो सैनिकों को OROP नहीं दे पाए। नदीम जावेद, नहीं, हमारी सरकार ने 2014 में दे दिया। कौन कहता है कि नहीं दिया? कौन कहता है? क्या दे दिया? जो कमेटी बनी थी उस कमेटी को हमने बनाया, हमने दे दिया 500 करोड़ रुपए उस जमाने में जो हमारी सरकार। मैं एक बार फिर से राय ले लूंगा, एक बार फिर से जवाब ले लूंगा, कर दिया था। मैं एक बार फिर से जवाब ले लूंगा फौजियों से, और वो अभी आपको बता देंगे कि दिया कि नहीं दिया। रुकिए गोपाल कृष्ण, रुकिए गोपाल जी, राज कादियान कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। राज कादियान, देखिए, मेरी सब पॉलिटिकल पार्टी से विनती है, अगर आप असलियत में सैनिकों की और पूर्व सैनिकों की सहायता करना चाह रहे हो तो ये पब्लिक में नारा लगाने से सहायता नहीं होती। आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, कमरे के अंदर बैठो, कैमरों से दूर बैठ के जो समस्याएं हैं वो रूलिंग पार्टी को बताओ। रूलिंग पार्टी बदलती रहती है, सेना वही रहेगी, देश वही रहेगा, तो हम आपका एहसानमंद होंगे। लेकिन आप अगर नारे लगाते रहोगे और ये कैमरे के सामने बोलते, ठीक है सर, समय कम है, जल्दी पूरा कीजिए सर। ओके, इसके हित में है वो बात करें, अगर आपको समझ आती है हमको बुलाएं, हम आपको समझाएंगे, लेकिन कमरे के अंदर बैठ के। ठीक है, अनिल कौल मुस्कुरा रहे, कुछ कहना चाहते हैं? ओके सर, अनिल कौल जल्दी, 30 सेकंड में सर, समय नहीं मेरे पास। इन्होंने एक बड़ी मजे की बात बोली है कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। अगर इनमें इतना दम होता तो ये पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि अभी तक जितने डिसीजन लिए हैं वो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन है और इनको इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या डिसीजन। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। गोपाल कृष्ण कुछ बोलना चाह रहे हैं। गोपाल कृष्ण 30 सेकंड, क्योंकि आपको मैंने रोका था, उसके बाद मैं इस डिबेट को वाइंड अप करूंगा। बोलिए गोपाल कृष्ण। देखिए, अगर किसी भी देश की समस्या को उठाना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उनका स्वागत है, लेकिन इमोशनल इश्यूज को, जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सैनिकों जैसे महत्वपूर्ण विषय पे नौटंकी करेंगे, पॉलिटिकल गेन के लिए उठाएंगे, तो वह देश भी नहीं सहन करेगा और हम भी उसके। ओके सर, लेकिन ऐसा मत कहिए गोपाल जी कि केवल एक ही पार्टी या दूसरी पार्टियां सियासत करती हैं। सियासत तो आप भी करते हैं, और सियासत करिए अगर वो पॉजिटिव वे में सियासत हो रही, क्योंकि सियासत से ही इस देश को अल्टीमेटली सब कुछ मिलना है। दुख तब होता है जब अपने गेन के लिए सेना जैसी चीजों को सियासत में घसीटा जाए। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, और खासकर आप सभी पूर्व सैनिकों का तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, जिन्होंने हमारे व्यूअर्स को वन रैंक वन पेंशन की हकीकत समझाई कि वाकई इस देश में वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर अभी तक हुआ क्या है और क्या करने की कोशिश की जा रही है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही, लेकिन हम आपसे जुड़ा कोई और बड़ा मुद्दा और देश के हित से जुड़ा हुआ कोई और मुद्दा ऐसे ही लेकर आएंगे बिग स्टोरी बिग डिबेट में। अपना फीडबैक हमें ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए लगातार देते रहिए। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।